नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे आप लोगों को सभी को मालूम है कि सीटेट के नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके फॉर्म भी अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। और आपको पता है कि इस बार एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में पहुंचा दिया है। और चिंता का विषय ये है कि इस बार जो नोटिफिकेशन है वह नवंबर में आया है अक्टूबर की जगह पर, क्योंकि अक्टूबर में जब नोटिफिकेशन आता है तो इसका एग्ज़ाम दिसंबर में होता है और जिसे हम जानते हैं दिसंबर सीटेट के नाम से। तो इस बार जो है नवंबर में आया है और जनवरी में जो है इन्होंने डेट दिया है एग्ज़ाम का, तो इसको हम जानेंगे जनवरी सीटेट के नाम से 2024। तो 23-24 का कहेंगे क्योंकि ऑनलाइन 23 में हो रही है, 24 में इसकी परीक्षा होगी, तो 23-24 इसको हम मानते हैं। आप सबको पता है कि एक वर्ष में 2 बार सीटेट का एग्ज़ाम कराया जाता है, ठीक है। और हम इस पर बात करने वाले हैं सीटेट 2023-24 के आवेदन प्रारंभ जो हो चुके हैं वो हो चुके हैं 3 नवंबर से हो चुके हैं। कब तक रहेंगे? 23 नवंबर तक रहेंगे, ठीक है। करेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो बेटा 28 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक इसका करेक्शन कर सकते हैं आप, ठीक है। वैलिडिटी की बात करें तो पहले 7 साल का मतलब होता था, मगर अब वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है, ठीक है। आप एक बार अच्छे से दो और उसके बाद जो है फिर इसको लाइफ टाइम बचा कर रखो अपने सर्टिफिकेट को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपेयरिंग वाले अगर बात करें कि एक प्रश्न चिन्ह ये भी उठ रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन क्लास में सब पूछ रहे थे। आज क्लास के बाद ही मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर अपेयरिंग वालों का क्या करना है। तो अपेयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कर दो, ठीक है। चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई से भी ईयर हो आपका, टीचर ट्रेनिंग में जो भी कोर्स कर रहे हो आप, ठीक है। बीएड कर रहे हो या बीटीसी कर रहे हो, ठीक है, डीएलएड कर रहे हो, कोई भी अगर आप कर रहे हो टीचर ट्रेनिंग का कोई भी कोर्स कर रहे हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वो फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम की बात यह है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होना है पिछली बार, यानी इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लास्ट टाइम पर, तो यह एग्ज़ाम जो हुआ था ऑफलाइन हुआ था और आगे भी एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। आप जब अप्लाई करोगे तो सेंटर जो मिलने वाले हैं आपको वो 4 सेंटर मिलेंगे, चॉइस 4 होती है। वैसे कोशिश ये करो कि आप अपने नियर बाई जो सेंटर है उसमें अप्लाई कर दो, कि बहुत दूर ना जाओ, जो अपना करीब का है उसी में कर दीजिए, ठीक है। उम्मीद यही रहेगी कि आप यहाँ से अच्छा रहेगा। रही बात सिलेबस की, तो आप सबको पता है सिलेबस में कि 150 प्रश्न है, 150 ही मिनट मिलते हैं, ठीक है। 150 प्रश्न होते हैं, 150 ही मिनट मिलते हैं। 150 प्रश्न जो है इसी को इतने टाइम में हम अंडर करना होता है, ठीक है। इसमें क्वालिफाई पेपर जो होता है 90 नंबर का होता है, यानी जो 90 का पास कर जाता है जनरल में वो 90 में पास हो जाता है, और जो ओबीसी या अदर कास्ट होते हैं उनमें जो होता है 82 होता है। तो इसका क्राइटेरिया होता है। तो कोशिश ये मत करो कि 90 की तैयारी करोगे, अगर 120-125 की तैयारी करोगे तो भी 90 आ ही जाएंगे, आपका कोई बड़ा पैटर्न होता नहीं है, ठीक है। 2 पेपर होते हैं, आपको पता है कि एक तो पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है, ठीक है बेटा। तो दोनों ही 150 नंबर के होते हैं। इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं पेपर 1 में और इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं पेपर 2 में। तो पेपर 1 जो होता है वो 1 to 5 होता है, ठीक है। और पेपर 2 जो होता है 6 and 8 होता है, ठीक है। 6 and 8 यानी कि आगे भी हो जाता है, 6 and 8 से ऊपर भी, मतलब ये पक्का पता है कि 1/5 जो होता है पेपर 1 होता है। अदर के लिए होता है पेपर 2 होता है, अदर के लिए होता है पेपर 2 होता है, आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। अगर बात करते हैं इससे भी आगे, तो आपने सीडीपी के होते हैं 30 प्रश्न, 30 अंक के होते हैं बेटा। आपके लैंग्वेज 1 होता है 30 प्रश्न होते हैं, लैंग्वेज 2 होता है 30 प्रश्न होते हैं, और आपके जो होते हैं मैथ के जो होते हैं 30 प्रश्न होते हैं, और ईवीएस के जो होते हैं वो भी 30 होते हैं। जब हम पेपर 2 देते हैं तो इन दो सब्जेक्ट को हटाकर इनकी जगह पर 60 नंबर आता है। जो आदमी साइंस से होता है, ग्रेजुएशन किया हुआ, तो उसको मैथ आता है, और जो साइंस का अतिरिक्त किसी में होता है तो उसमें क्या आता है, एसएसटी आता है, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गई नॉर्मल बात, सबको पता है। अच्छे से तैयारी करो, पेपर ठीक ठाक बनता है। पिछली बार पेपर जो था वो ईजी तो नहीं कह सकते, ईजी टू मॉडरेट पेपर था, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। ये तो पता है कि एक ही फॉर्म में हम दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप कर सकते हो, एक ही बार फीस कटवा सकते हो, परंतु फॉर्म जो है दोनों पेपर के मतलब एक ही फॉर्म से काम चल जाएगा, ठीक है। मगर प्रश्न चिन्ह ये नहीं है। अब बहुत बड़ा चिंता का विषय जो बना हुआ है, जिसमें जो थंबनेल देखकर आपने वीडियो को क्लिक किया है, देखा है, उस पर मैं बात बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर बीएड वालों का क्या होगा, तो बीएड वाले क्या करें, तो ये प्रश्न चिन्ह है। तो देखिए अभी तो फिलहाल में एक बात मान के चलिए कि बीएड जो है प्राइमरी से बाहर है, जो बीएड जो है प्राइमरी से बाहर है, और प्राइमरी से ऊपर जो बीएड है, तो बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो फिलहाल में अगर आप कोशिश करो तो मन है आपको, अगर फीस के कोई इशू ना हो, अगर फीस का कोई इशू ना हो और आप चाहते हो कि भविष्य में कभी इसकी ज़रूरत पड़े तो आप अप्लाई कर सकते हो, प्रीमियर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, वरना तो आप जूनियर के लिए अप्लाई करो, ठीक है। और अब तो ये है कि अगर अप्लाई कर भी दोगे तो भविष्य में अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो फिर, क्योंकि ऐसा होता है कि अभी 1 साल से पहले ये भी पता नहीं था कि बीएड बाहर निकलेगा, ठीक है। फिलहाल में अभी संघर्ष जारी है, ऐसा नहीं है
कि अभी जो भी संघर्ष कर रहे हैं बीएड वाले कि वो अभी पीछे हट चुके हैं। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी संघर्ष जारी कर रहे हैं। और ये भी एक तथ्य हो सकता है कि शायद सरकार चुनाव के पक्ष नियर आकर कुछ इस बात पर सोचें, क्योंकि अभी एक कैंपेन चला था कि अगर नो जॉब नहीं तो वोट भी नहीं। तो इसमें ही बच्चों ने कुछ ये भी कहा था कि अगर बीएड वालों को बाहर किया तो फिर वोट का इशू बनेगा यहाँ पर। तो सरकार अगर वोट की तरफ देखेगी, सरकार की तरफ देखेगी, तो फिर शायद बीएड वालों के लिए कुछ निर्णय हो सकता है। ठीक है। और फिलहाल मेरा मन जो है, मैं खुद बता देता हूँ कि मेरा मन जो है ये लग रहा है कि मुझे 80% जो है बीएड बाहर नहीं निकलेगा, जबकि 20% बीएड के चांसेस हैं बाहर निकलने के। बट 80% जो है मेरा मन ये कहता है कि बीएड बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इसे सारे बंद हो जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि बीएड में बहुत बड़ी मात्रा में है। फिर पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि जो पेपर मतलब जो वैकेंसी हुई थी, उन सभी वैकेंसी में बीएड वालों की संख्या जो थी बहुत ज़्यादा थी जो चयन हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि इससे कह सकते हैं वेल एजुकेटेड बंदे मिलते हैं बीएड से, बीटीसी से मिलते हैं वेल एजुकेटेड, परंतु यह है कि बीएड और बीटीसी वालों का अगर परसेंटेज रेशियो निकाले तो कुछ हद है। मेरे अकॉर्डिंग सरकार को एक काम करना चाहिए, अगर दोनों में मुद्दे उठकर आ रहे हैं सामने, दोनों पक्ष आपस में टकरा रहे हैं, तो सीधी बात है एक ऐसी मुहिम बनाए कि डीएलएड वालों को भी जो है जूनियर तक अप्लाई करवा दें कि आप भी जूनियर अप्लाई कर दो, और जो बीटीसी वाले हैं, ठीक है, उन्हें भी जूनियर तक अप्लाई करा दो, और बीएड वालों को प्राइमरी में ऐड कर दो। तो फिर सबको मौका बराबर दे दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 साल का वो होता है, 2 साल का ये रहता है। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? जब चेंजिंग कर ही रहे हैं तो कुछ अजीब सी चेंजिंग करें। फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा, बीएड वाले जो हैं, जो बच्चे हैं, अगर आपको फीस उसका कोई इशू ना हो तो आप फॉर्म भर दो, वरना तो फिलहाल में कोई अभी फ़ायदा है नहीं फॉर्म भरने से, क्योंकि वैसे तो बाहर है ही। ठीक है, तो वैसे संघर्ष जारी है। फिलहाल में आप अपनी तैयारी अच्छी करो। रही बात कोर्स की, तो हम आपको बताएंगे इसमें अगर आपको पढ़ना है, एग्जाम पैटर्न जो रहता है इजी मॉडरेट तो नहीं कह सकते, मॉडरेट टू टफ कह रहे हैं हम। अब सही पेपर जो है बहुत अच्छे खासे बन रहे हैं। तो आपको क्या काम करना, जितने पिछले साल गत वर्षों में जितने भी एग्ज़ाम हो जाते हैं उनको एक बार देख लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो गत वर्ष होते हैं उन्हीं का जो है डाटा जो है वो दोबारा से पूछ लिया जाता है। पीडीएफ जो बनी हुई है आपकी, उन्हीं से देख लो। ठीक है, कोशिश करो और अच्छे जो आपके नोट्स बने हुए हैं उनसे पढ़ लीजिए। फिलहाल में देखो कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, पिछली बार का पेपर उठाओ, उसका थोड़ा सा मैच करो और देखो क्या पूछा गया है। फिलहाल में सब हो जाएगा। अगर बात आती है सिलेबस को कोई चेंज अगर आता है तो सिलेबस में बस ये थोड़ा बहुत चेंज है कि नए पैटर्न के कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं, जैसे नई शिक्षा नीति को डाला गया है। ठीक है, उसमें तो बहुत सारे चेंजिंग हैं इस बार सिलेबस में, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि उसमें बहुत सारे तथ्य हैं। जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, फिर आपके एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपको पेपर 1 के लिए 1 से लेकर 5 तक की एनसीईआरटी खूब पढ़नी है अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो उससे भी हो जाता है पेपर। ठीक है, अगर बात करें कि हमें पेपर 2 करना है तो इसमें आपको 6 एंड 12 तक की एनसीईआरटी खूब पढ़नी है, बार बार रिवाइज करके पढ़नी, वहाँ से नोट्स बनाने, और अच्छे से हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर आता है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद मैं करूँगा कि आपको यहाँ से होगा। अगर कोई भी ऐसी और जानकारी मिलती है बीएड वालों के लिए, फिलहाल में बीएड वालों को अभी तो बाहर ही रखा है, और बीएड वाले क्या करें, मेरे हिसाब से बीएड वाले भी अप्लाई कर ही दें, क्योंकि देखिए कुछ पता नहीं सरकार में कब कहाँ कर दे। फिर बाद में आप मान लीजिए आपने बीएड प्राइमरी में अप्लाई करना चाह रहे थे और आपने अभी सीटेट पास नहीं किया है, मान लीजिए सीटेट का पेपर 1 पास नहीं है, आपका पेपर 2 ही पास है, पेपर 1 पास नहीं है और प्राइमरी में मांग रखा है। ठीक है, तो फिर आप बाद में पछताएंगे कि ये बीएड का फॉर्म ही नहीं भरा आपने अभी ये सोचकर, और आपने सोचा कि सॉरी आपने अगर सीटेट का फॉर्म ही नहीं भरा ये सोच कर कि अभी तो बाहर है, हम तो नहीं भर सकते, ये है वो है, इस तरीके से दुनिया भर की बात आप सोचकर जो है ये फीस का लालच करके आप अगर मान लीजिए कि आप इसे छोड़ देते हो और फिर सरकार कोई नया नियम निकाल दिया कि भाई हम तो बीएड वालों को प्राइमरी में वापस ले रहे हैं, तो फिर पछताने से क्या हो, जब चले चुग गई खेत, तो फिर पछताओगे, फिर कहोगे हमने तो बीएड ही नहीं, सॉरी सीटेट ही नहीं किया था। अगर हम सीटेट कर लेते तो आज हम काम आए थे। तो कोई भी चीज़ें जो करते हैं वो नुकसान देती नहीं है, फिलहाल कहीं ना कहीं इसका आपको एडवांटेज मिलता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को कर लेना चाहिए, और जहाँ तक मेरा सजेशन तो यही है। ठीक है, देखो चिंता का विषय तो है, परंतु इतना भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, क्योंकि एक दरवाज़ा बंद होता तो बहुत सारे खुल भी जाते हैं। आप चिंता ना करो, आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नई जानकारी पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।